हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे जो एग्रीकल्चर हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जिसे हम प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। ये 1950 से लेकर 1990 तक एग्रीकल्चर में जो जो प्रॉब्लम्स फेस की गई उन प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि 90 के बाद जब इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी उसके बाद उसमें बहुत चेंजेस किए गए। लेकिन 1950 से और 1990 तक जो भी एग्रीकल्चर ने प्रॉब्लम फेस की, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो जो प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि उस समय क्या होता था कि बहुत ज़्यादा इंडिया के पास फंड्स ना होने की वजह से जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो बहुत तेज़ी से ग्रो नहीं कर रहा था। बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी वहाँ पे, और ना ही बहुत कोई इफ़ेक्टिव कोई पॉलिसी भी नहीं बनाई गई थी, और गवर्नमेंट की तरफ से इतना ज़्यादा एग्रीकल्चर पे फोकस भी नहीं किया जा रहा था। तो वहाँ पे कौन कौन सी जो प्रॉब्लम्स फेस की जा रही थी इंडियन फार्मर्स के द्वारा, नाउ वी हैव टू सी टुडे। ठीक है, तो क्या है, देखिए, प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर फ्रॉम 1950 टू 1990। तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, फर्स्ट लो प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो लो प्रोडक्टिविटी से मतलब जो लैक ऑफ नॉलेज, हमारे जो फार्मर्स थे उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं था न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में, और उतनी ज़्यादा लिटरेसी भी नहीं थी। तो वो जो ट्रेडिशनल वे में जो भी फार्मिंग करते थे, तो उससे क्या होता, जो प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत कम थी। मतलब जो भी प्रोडक्शन होता था ईयरली वो बहुत कम होता था, और जबकि वो हार्डवर्क बहुत करते थे, काफ़ी पूरा इन मॉर्निंग टू इवनिंग दे आर वर्किंग होल द डे डिस्पाइट दे आर हैविंग अ वेरी लो प्रोडक्टिविटी। तो ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम थी, और इसको दूर करने की कोशिश भी की गई, लेकिन बिकॉज ऑफ नो फैसिलिटीज़, नो इक्विपमेंट्स, नो फंड्स, तो इस प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया नहीं जा सका। उसके बाद क्या प्रॉब्लम थी, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट से क्या मतलब है कि होता क्या था कि पहले जो फैमिलीज होती थी, फैमिली में कई मेंबर्स होते थे, तो वहाँ पे जो भी लैंड होती थी उस लैंड में अगर ज़रूरत है 2 और 3 पीपल्स की, लेकिन वो वर्क कर रहे हैं 5, 6, 10, तो वो एक्चुअली में क्या था कि जितने लोगों की ज़रूरत थी उससे ज़्यादा जब वहाँ पे लोग काम करने लगे, तो उसको बोलते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। जब किसी पर्टिकुलर एरिया में, फील्ड में, या किसी फैक्ट्री में, कंपनी में एक हम अनडिस्गाइड अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, तो क्या होता है, जब जितने लोगों की ज़रूरत हो और जब उससे ज़्यादा लोग वहाँ काम करने लगे, उनकी ज़रूरत थी नहीं, और वो जो भी वहाँ पे हाँ वर्क कर रहे हैं वो, लेकिन जो काम 3 पीपल कर सकते थे वही काम मिलकर 7, 8 पीपल कर रहे हैं। दैट इज़ अ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि पहले क्या होता था कि जो फैमिलीज होती थी बहुत बड़ी हुआ करती थी, तो सभी पूरी फैमिली मिलकर उस फील्ड में वर्क करती थी। तो करते तो वो सभी लोग मिलके थे, लेकिन वहाँ पे ज़रूरत सिर्फ 3, 4 लोगों की होती थी, लेकिन पूरी की पूरी फैमिली वहाँ लगी होती थी। तो वो एक तरह से एक प्रॉब्लम थी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की। उसके बाद क्या, हाई डिपेंडेंसी ऑन द रेनफॉल। ठीक है, पहले क्या होता था कि कोई टेक्नोलॉजी ना होने के कारण, किसी तरह की और कोई फैसिलिटीज़ ना होने के कारण, जो हमारी एग्रीकल्चर थी वो टोटली डिपेंड थी रेनफॉल के ऊपर। अगर टाइमली रेन होती है तो प्रोडक्टिविटी अच्छी होती थी, जो भी क्रॉप्स होती थी वो उसकी भी उसका प्रोडक्शन बढ़ता था। लेकिन अगर रेनफॉल टाइमली नहीं हुई तो सारी की सारी फसल बर्बाद हो जाती थी। तो पूरा पूरा डिपेंडेंसी हमारे रेनफॉल पे थी। उसके अलावा किसी तरह का कोई भी फैसिलिटी ना तो फार्मर के पास थी, और न ही किसी तरह से गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करती थी। उसके बाद क्या था, सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब क्या हुआ कि जो फार्मर्स जितना भी क्रॉप्स का प्रोडक्शन करते थे वो हार्डली अब उन्हीं के यूज़ के लिए हो पाता था। वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर नहीं पाते थे, मतलब उनके पास ना तो फैसिलिटीज़ थी इस तरह की, और ना ही किसी तरह का बहुत ज़्यादा फंड अवेलेबल होता था। तो जो अपनी मेहनत से अपने अकॉर्डिंगली अपना फंड लगा के जितना कुछ भी प्रोड्यूस करते थे वो अपने लिए ही पूरा कर पाते थे। बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर ही नहीं पाते थे कि वो उसको बाहर सेल कर सकें या एक्सपोर्ट कर सकें, इतना ज़्यादा वो कर ही नहीं पाते थे। इसको बोलते हैं हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग। देन कन्फ्लिक्ट बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड कन्फ्लिक्ट बिटवीन
लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट्स। ठीक है, तो टेनेंट्स मतलब जो उस पे काम करते थे, क्योंकि पहले क्या होता था कि जो फील्ड्स होती थी, जो खेत होते थे, वो एक्चुअली में बड़े बड़े जो ज़मींदार होते थे उनके पास हुआ करते थे। तो वो क्या करते थे, वहाँ पे अपने जो सर्वेंट्स होते थे उनको रखते थे, उनसे काम लेते थे फील्ड्स में, और उनको बहुत कम वेजेस दिया करते थे। तो उनके बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता था, क्योंकि उनसे बहुत ज़्यादा वर्क लिया जाता था और उसके बदले में बहुत ही कम उनको वो जो पारिश्रमिक है, जो वेजेस दी जाती थी। तो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता था कि वो कोशिश करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा काम लेना, और जो वर्कर्स होते थे वो उतना काम नहीं कर पाते थे, या वो डिमांड करते थे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा उसके बदले में जो रेमुनरेशन दिया जाए। तो ये कॉन्फ्लिक्ट बना रहता था। तो दीज आर द प्रॉब्लम फेस बाय इंडियन फार्मर्स बिटवीन 1950 टू 1990। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। लो प्रोडक्टिविटी, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, हाई डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल, subsistence farming and conflict between tenants and landlords। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स हैं एग्रीकल्चर की जो 1950 से 1990 तक रही। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो एग्रीकल्चर्स में जो प्रॉब्लम्स थी, उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए लैंड रिफॉर्म्स हुए। ठीक है, और लैंड रिफॉर्म्स में जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हुई वो क्या हुई, फर्स्ट नेशनल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न। इससे क्या मतलब हुआ कि एक्चुअली में क्या होता था कि जब 1990 से पहले जो लैंड थी वो एक्चुअली में कुछ बड़े जो रिच लोग थे, जो ज़मींदार लोग हुआ करते थे, उनके हाथों में थी। उनके पास बहुत ज़्यादा कई एकड़ों एकर्स ज़मीन हुआ करती थी, और जो पुअर फार्मर्स होते थे उनके पास अपनी कोई लैंड नहीं होती थी। तो उस समय का जो टाइम था वो एक रिच और पुअर के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, क्योंकि जो पुअर्स होते थे, गरीब होते थे, उनके पास कोई भी किसी तरह की लैंड नहीं होती थी। वो उनको उन अमीर लोगों के लिए काम करना पड़ता था, और वो उनकी लैंड पे दिन भर वर्क करते थे। उसके बदले में उन्हें बहुत ही कम अमाउंट में वेजेस दी जाती थी, जिससे वो इतना कम उनको वेजेस मिलती थी कि वो बहुत मुश्किल से अपनी जो फूड्स हो उसको अरेंज कर पाते थे। तो उसके बाद जो लैंड रिफॉर्म हुआ उसमें क्या करा गया, इक्विटी इन एग्रीकल्चर। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जैसे ही आज़ादी के बाद, उसके बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट ने जो नई जो लैंड रिफॉर्म्स पॉलिसी आई उसमें क्या करा कि गरीबों से जो अमीर थे उनके पास, जिनके पास बहुत ज़्यादा लैंड थी, उनको लेकर उनको कुछ छोटे छोटे पार्ट्स में बांटा गया, और छोटे छोटे पार्ट्स में बांट के उन गरीबों को दे दिया गया, और गरीबों को देने के साथ साथ उनको उसकी ओनरशिप भी दे दी गई। ये कह दिया गया कि अब आप उसके मालिक हैं, तो वो खुद उसके ओनर बन गए। तो ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म हुआ कि इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये मिला कि जब लोगों को, जो गरीब पीपल थे, उनको लगा कि अब हमें जो लैंड मिल गई, हम एक पार्ट्स लैंड, एक छोटे पार्ट लैंड का एक ओनरशिप मिल गई, वो खुद उसके मालिक हो गए हैं, तो वो उनकी इफ़िशेंसी बढ़ी, उनको ज़्यादा काम करें, क्योंकि अब उनको अपने लैंडलॉर्ड्स पे डिपेंड नहीं होना पड़ता था कि हम अगर यहाँ वर्क करेंगे तो हमको जो कम सैलरी या जो वेजेस मिलेंगी, हम उसके लिए काम नहीं कर रहे हैं। अब वो अपने लिए काम करते थे, और अपने लिए काम करते तो ज़्यादा काम करने लगे। उससे फ़ायदा क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, उत्पादन बढ़ा, प्रोडक्शंस ज़्यादा होने लगा, और उससे क्या हुआ कि एक तो उन फार्मर्स को तो फ़ायदा हुआ ही हुआ, उसके साथ इंडियन गवर्नमेंट को भी काफ़ी फ़ायदा हुआ, उससे इकोनॉमिक में काफ़ी चेंजेस आने लगा। ठीक है, उसके बाद और भी बहुत सारे जो स्टेप्स लिए गए लैंड रिफॉर्म्स में, हम उसके बाद अगले जो क्लास में हम डिस्कस करेंगे।